नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर का केंद्र बिंदु है सपनों का शहर मुंबई। आज पूरे देश ने और खासतौर पर मुंबई ने कंगना रनौत और शिवसेना की देसी दुश्मनी के साइड इफेक्ट्स देखे। आज फिल्मी स्टाइल में अभिनेत्री कंगना रनौत की मुंबई वापसी हुई। उन्हें चुनौती दी गई थी कि मुंबई आकर दिखाओ। कंगना ने चैलेंज कबूल किया। मनाली से मुंबई आ गई, लेकिन उनके दफ्तर को बीएमसी ने अतिक्रमण के आरोप में तोड़फोड़ डाला। इस तोड़फोड़ पर कंगना का गुस्सा भी फिल्मी अंदाज में बाहर आया। कंगना बोली, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। इस पूरे मामले पर यह सवाल उठ रहे हैं कि अगर कोई सत्ता के खिलाफ बोलेगा तो क्या सत्ता मौका ढूंढकर उस पर बुलडोजर चला देगी? बीएमसी ने अतिक्रमण हटाया है या फिर बदला लिया है? हम आपको बताएंगे कि बीएमसी ने किस आधार पर कंगना के दफ्तर में यह तोड़फोड़ की, और अंदर के वीडियोस की मदद से आपको दिखाएंगे कि कैसे कंगना का पूरा दफ्तर आज तहस नहस कर डाला गया। सत्ता के हथौड़े से कंगना के दफ्तर का नक्शा बदला तो सबके मन में यह बात भी आई कि क्या सामान्य मामलों में भी अतिक्रमण की शिकायतों पर बीएमसी इतनी ही तेजी से कार्रवाई करती है, या फिर अतिक्रमण के सामान्य मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं? आज की तस्वीरें देखकर यह लगा कि मुंबई में पूरा सिस्टम कोरोना से नहीं बल्कि कंगना से लड़ रहा था। कंगना के तेवर कैसे सत्ताधारियों को चुभ गए, ये आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आपके काम की खबर यह है कि वैक्सीन की रेस में सबसे आगे चल रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन कोविशील्ड के फेज 3 के ट्रायल्स को फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक देना पड़ा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक वॉलंटियर बीमार हो गया। इसकी जांच शुरू कर दी गई है ताकि पता चल सके कि यह वैक्सीन का साइड इफेक्ट है या फिर कुछ और। दूसरी तरफ रूस ने अपने वैक्सीन स्पुतनिक वी को जनता के लिए रिलीज कर दिया। भारत सरकार की नजर रूस के इस वैक्सीन पर है। इसका ट्रायल भारत में हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आज का सुपर विश्लेषण शुरू करते हैं। ये रेलिंग गई और ये बुलडोजर चल रहा है और ऊपर ही शीशा है, उधर ऊपर ही कर्मचारी है। पूरा ये आगे का जो पोर्च सा बना हुआ थोड़ा सा हमने उसको तोड़ दिया गया है। अभी तक तो अंदर यही हो रहा था कि सिर्फ हथौड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब देखिए स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखिए कैसे हरकत में आ गई है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। क्या डिमोलिशन वर्क किया है कंगना रनौत के पाली हिल का? ये वही बंगला है जहां पर डिमोलिशन ड्राइव करी गई थी। देखिए अंदर क्या हाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा है आज मेरा दफ्तर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे को सीधे ललकारा है मुंबई आकर। मेरे लिए तो ये विषय जो है वो एक्ट्रेस का वो खत्म हो गया। अब जो बात है विधानसभा कानून सरकार देख लेगी। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है। शिवसैनिक भारी तादाद में कंगना रनौत का विरोध करने के लिए आए थे, लेकिन कंगना रनौत निकल चुकी है, वो दूसरे रास्ते से जा चुकी है। देखिए हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं जिस बुलडोजर से कंगना का दफ्तर तोड़ा गया था। बाहर एक बालकनी है जिसको तोड़ा गया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? शिवसेना कभी भी निर्णय में खड़ी नहीं होती, आपको मालूम है। ये महाराष्ट्र और मुंबई की अस्मिता प्राइड का सवाल था। सब लोग गुस्से में आज भी हैं। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपना घर और अपना दफ्तर सबको प्यारा होता है। अपना दफ्तर तोड़े जाने को लेकर कंगना रनौत गुस्से में है और उनका गुस्सा ही उनका पक्ष है। अवैध निर्माण की बात करके मुंबई में उनके दफ्तर को तोड़ डाला गया। उनके घर को तोड़ने की बातें भी हो रही हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है इसे कोई भी समझ सकता है। महाराष्ट्र की सरकार और सत्ताधारी शिवसेना को कंगना रनौत की बातें पसंद नहीं आ रही। पिछले कई हफ्ते से दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही है। यह जंग एक दूसरे को मुंबई आकर दिखाने के चैलेंज और अपशब्दों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन आज जो हुआ उस तमाशे का अंदाजा किसी को नहीं था। कंगना रनौत के मनाली से मुंबई पहुंचने के पहले ही
मुंबई में उनके दफ्तर में बीएमसी के लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए और उसे तहस नहस कर दिया। इसे देखकर कंगना ने भी कसम खाई और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सीधे चैलेंज कर दिया। सवाल यह है कि इस पूरे ड्रामे में शिवसेना को क्या मिला। कंगना से लड़कर शिवसेना को क्या मिला? बातों की लड़ाई चलती रहती, वहां तक तो ठीक था, लेकिन उनके ऑफिस में बीएमसी ने तोड़फोड़ की, वो भी ठीक उसी दिन जब कंगना शिवसेना और ठाकरे सरकार को चैलेंज देकर मनाली से मुंबई आ रही थी। जेसीबी के सहारे यहाँ पर वो बुलडोजर लेके आकर बीएमसी की तोड़क कार्रवाई, ये तोड़क कार्रवाई कंगना रनौत के ऑफिस पर ये है मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस। आपको बता दें कि कंगना रनौत का कहना है बड़ी मेहनत से उन्होंने ये पूरा ऑफिस बनाया था। बीएमसी के अधिकारी कर्मचारी वो नियॉन जैकेट दिखाइए, बीच में नियॉन जैकेट में जूम इन कीजिए, ये है, ये देखिए आप, यहीं पे हथौड़ा चल रहा है, पूरी खिड़की हिल रही है, कांच हिल रहा है और यहाँ पे कंगना के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। बाहर एक छोटी सी बालकनी बनाई थी, वो तो तोड़ ही दी है। दिखाइए बुलडोजर के बगल में ये बालकनी, आप पीछे देखिए, सामने एक इस तरह से जो है लोहे का स्ट्रक्चर था जिसको बुलडोजर ने पूरा खींच के तोड़ दिया है। मैं क्या बोल रहे हैं, देखो किसी का भी मेहनत का होता है, They should have waited for her to come. वो आने के बाद जो भी डिसीजन है, वो आने के बाद जो भी डिसीजन था वो लोग लेना चाहिए था। She has not even reached the airport. They broke a thing. This is absolutely wrong what they did. नहीं, झांसी की रानी कह रहे हैं। आपको लगता है कंगना जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई बदले की भावना? सब बदले की भावना है। बीएमसी खड्डा तो भर नहीं सकती, घर तोड़ने का जा रही है। भाग्य अच्छा करने को नहीं आता है, बुरा करने को बराबर आता है। वो ड्रेस बेचने वाले को पकड़ना चाहिए ना मर्डर करने वाले को। बीएमसी की वैसे भी इमेज कौन सी अच्छी है, लोग गलत भी नहीं कहते कि इनसे मुंबई के गड्ढे तो भरे नहीं जाते, लेकिन कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ करने में देर नहीं लगाई, नोटिस चिपकाया और तुरंत हथौड़े फावड़े बुलडोजर लेकर पहुंच गए। कौन नहीं कहेगा कि इसमें राजनीति है। इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। कंगना पर कार्रवाई से तो शरद पवार भी खुश नहीं हैं, जो महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के चाणक्य हैं। उन्हें लगता है कि कंगना के बयानों को बेवजह महत्व दिया गया, लेकिन कंगना के मामले को शिवसेना ने नाक का सवाल बना लिया और इससे बीजेपी से उसकी लड़ाई भी बढ़ गई। शिवसेना और बीजेपी का पुराना नाता रहा है और जिस तरह से शिवसेना ने सरकार बनाई, दोनों के रिश्तों में खटास आई। अभी पुरानी रंजिश एकदम भूली नहीं है, बल्कि और तीखी हो गई है। और ऐसे में कंगना का भूरी भूरी प्रशंसा, चाहे वो मोदी सरकार की का करना या प्रधानमंत्री की प्रशंसा स्वच्छ भारत के लिए करना और लेटली गृह मंत्रालय की प्रशंसा करना और धन्यवाद देना, ये शिवसेना को भाया नहीं है। जिस तरह से शिवसेना या महाराष्ट्र सरकार या बीएमसी ने रिएक्ट किया है, ये इमेच्योरिटी ही है और शायद यही वजह है कि शरद पवार उसमें कूद पड़े और उन्होंने बोला कि बीएमसी को ये नहीं करना चाहिए। शिवसेना लाख कहती रही कि ये बीएमसी का काम है और कानून का मामला है। अवैध निर्माण हुआ तो तोड़ा गया, लेकिन बीएमसी शिवसेना के कंट्रोल में है और मुंबई में अनगिनत अवैध निर्माण हैं। कंगना का ही ऑफिस तोड़ने की इतनी जल्दी क्यों थी? शायद इसीलिए मैसेज यही गया कि कंगना से शिवसेना ने बदला लिया है। ये बताइए कि ये क्या कहीं ना कहीं आपने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है? जिस तरह से बीएमसी जाकर सुबह सुबह कंगना राउत के घर में डिमोलिशन शुरू करती है, क्या ये कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग नहीं है संजय राउत जी?
देखो, इस सरकार ने जो एक्शन लिया है, मैंने भी टीवी पे देखा है। वो सरकार, देखो, सरकार है, बीएमसी है, एक अलग संस्था है, उसमें आप मुझे मत जोड़िए। सरकार को लगा होगा कोई इलीगल काम कहाँ हुआ है, तो सरकार की तरफ से काम किया। सर, शिवसेना बीएमसी कंट्रोल करती है, तो क्या सर, हो गया? शिवसेना कानून कंट्रोल नहीं बीएमसी करती को ना। कंट्रोल करती है और डिमोलिशन होता है 2-3 दिन बाद। जब से ये आप और कंगना राउत के बीच ये वॉर ऑफ वर्ड शुरू होता है, उसके बाद डिमोलिशन होता है। इतने महीनों से वहां घर है, तब बीएमसी ने कुछ नहीं किया। ये जो सवाल है, या एक तो मुंबई के जो बीएमसी के कमिश्नर है या मुंबई के मेयर है, उनसे पूछना चाहिए। जिस तमाशे तक ये लड़ाई पहुंची, वो संजय राउत का भी किया धरा है। सबसे पहले कंगना से उन्हीं की जुबानी लड़ाई हुई और इसमें ऐसे शब्द तक कहे गए जिन्हें टीवी पर सुनाया भी नहीं जा सकता। आज कंगना भी तू तड़ाक वाली भाषा पर उतर आई। कंगना से भिड़कर शिवसेना को यही तू तड़ाक मिला, वो भी पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री के लिए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस पूरे तमाशे में किसको क्या हासिल हुआ। कंगना का गुस्सा समझ आता है। मुंबई में अपना दफ्तर बना लेना आसान नहीं होता। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से यहाँ पर आती हैं बिना परिवार के सपोर्ट के। कई बार ऐसा हुआ इसी मुंबई में उन्होंने कंगना रनौत की ओर से अचार और ब्रेड खाकर इसी मुंबई में संघर्ष किया गया। एक बहुत लंबा दौर उन्होंने देखा है इसी मुंबई में, और उसी मुंबई में उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से न सिर्फ इस फ्लैट को खरीदा जो कि करोड़ों की कीमत है, बल्कि उस दफ्तर को भी बनाया। और वहां पर अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो यकीनन जो तेवर हैं वो इसी तरह के दिखेंगे, और कंगना तो जानी भी जाती है इसके लिए। मेहनत की कमाई से बनी जगह टूटती है तो गुस्सा किसी को भी आएगा। कंगना तो कोई नेता भी नहीं है जो तोल तोल कर बोले, लेकिन शिवसेना ने अपनी नाक की लड़ाई में उन्हें नेता ही बना दिया। मौसमी सिंह और चित्रा त्रिपाठी के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। कंगना ने पहले ही चैलेंज कर दिया था कि वो 9 सितंबर को मुंबई आएंगी और कोई रोक सके तो उन्हें रोक ले। उनके मुंबई आने के पहले ही वहां पर बड़े तमाशे की भूमिका बन चुकी थी। एयरपोर्ट पर शिवसेना के समर्थक कंगना का विरोध करने पहुंच गए थे और कंगना के ऑफिस के बाहर नोटिस चिपकाकर बीएमसी के कर्मचारी और मजदूर थोड़ी ही देर में आकर ऑफिस तोड़ने लगे। इस तमाशे की एक एक तस्वीर हमने रिकॉर्ड की है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। सब बदले की भावना है। बीएमसी खड्डा तो भर नहीं सकती, घर तोड़ने का जा रही है। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यानी कंगना के मुताबिक ये बुलडोजर नहीं, घमंड है। यह हथौड़ा नहीं, दंभ है। इस लाव लश्कर में अहंकार है। ये टूटते हुए छज्जे बेबसी है। ये बिखरा हुआ सामान जुल्म है। ये ताकत और रसूख का मनमाना इस्तेमाल है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। मुंबई में एक घर या दफ्तर बनाना कितना महंगा है और कितना मुश्किल है, ये बात सब समझते हैं। कंगना ने भी मुंबई आकर जी तोड़ मेहनत से अपना घर, दफ्तर और एक छोटा सा संसार बनाया। और जब उस संसार पर हमला हुआ तो कंगना उबल पड़ी। आज कंगना की आवाज में एक चुनौती थी, एक दर्द भी था। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना को मुंह खोलने की सजा मिली है। सुबह 10 बजे बीएमसी की टीम उसके पाली हिल के दफ्तर पहुंची। साथ में 50 से ज्यादा मजदूर थे। दफ्तर में लगे शीशे को पेपर से ढक दिया गया ताकि अंदर की हलचल ना दिखे। कुछ देर में बुलडोजर ने पाली हिल में मौजूद दफ्तर में कथित अवैध ढांचे को गिरा दिया। देखिए, हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं जिस बुलडोजर से कंगना का दफ्तर तोड़ा गया था। बाहर एक बालकनी है जिसको तोड़ा गया है, और जो ड्राइवर साहब है वो बता रहे हैं कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, जो आदेश दिए गए थे उतना ही किया। बस उसके आगे मेरे को कुछ पता नहीं है। आपने पूरा बालकनी का हिस्सा तोड़ा, तो वो क्या बालकनी गैर कानूनी थी? क्या बोला गया था आपको? इंस्ट्रक्शन क्या? आपके सामने तोड़ा ना। हाँ, इंस्ट्रक्शन आपके सामने ही तोड़ा गया ना, तो वो गैर कानूनी हो सकती। 11:11 पर कंगना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें बीएमसी के लोग हथौड़ा और बुलडोजर के साथ दिख रहे हैं। कंगना ने ट्विटर पर लिखा, बाबर और उसकी सेना। 12 मिनट बाद 11:23 पर कंगना ने फिर ट्वीट किया। इस बार भी कुछ तस्वीरें थी और लिखा, पाकिस्तान द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। कंगना ने 10 मिनट बाद 11:33 पर तीसरी बार ट्वीट किया। इस बार ड्रिलिंग मशीन चलाते मजदूरों की तस्वीर शेयर की और लिखा, मैं कभी गलत नहीं बोलती और मेरे दुश्मन बार बार साबित कर रहे हैं कि मेरा मुंबई शहर अब पीओके बन चुका है। कंगना ने 12:18 पर चौथी बार ट्वीट किया और लिखा, मेरे घर में कोई अवैध निर्माण नहीं है। सरकार ने भी कोविड के चलते 30 सितंबर तक तोड़फोड़ पर रोक लगाई हुई है। बॉलीवुड ये देखे कि फांसीवाद किसे कहते हैं। 12:30 बजे तक कंगना के सपनों का दफ्तर पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। तोड़फोड़ का काम पूरा हो गया। सिर्फ 2.5 घंटे में 10 साल की मेहनत से बनाई गई संपत्ति को तहस नहस कर दिया गया। अंदर का हाल देखिए, दीवारें तोड़ दी गई, सीलिंग ढहा दी गई, फर्नीचर बर्बाद कर दिए गए, चौखट उखाड़ फेंके गए। ये तस्वीर सब बयां कर रही है। ऐसा लगा जैसे बीएमसी का हर हथौड़ा बदला लेने के लिए ही उठा था। एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं बीएमसी के कर्मचारियों ने क्या डिमोलिशन वर्क किया है। कंगना रनौत के पाली हिल का ये वही बंगला है जहां पर डिमोलिशन ड्राइव करी गई थी। देखिए अंदर क्या हाल कर दिया गया है। बीएमसी के अधिकारी यहां पर मौजूद, मुंबई पुलिस के कर्मी यहां पर मौजूद। सर गिर जाऊंगा। फर्स्ट फिल्म देखिए, फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है, उसको यहां पर नीचे ले आए हैं। अंदर काफी डिमोलिशन वर्क कर दिया गया है। इस तोड़फोड़ के बीच कंगना ने अपने इस दफ्तर को बचाने की कोशिश भी की। उनके वकील तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे, पर सुनवाई से पहले ही हथौड़ों ने अपना काम कर दिया था। बीएमसी की इतनी तेज कार्रवाई शायद ही कभी किसी ने देखी होगी। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट से कंगना को राहत मिली है। कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। देखिए, सबसे पहली बात तो उन्होंने कल नोटिस दिया, हमने कल ही नोटिस का जवाब दे दिया। उन्होंने आज सुबह 10:19 पे हमारा जवाब को रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के पहले ही बीएमसी वाले मौजूद हो गए तोड़ने के लिए। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, इमीडिएटली कोर्ट मूव किया। कोर्ट मूव करने के बाद में मैंने इन लोगों को कॉपी सर्व कर दिया बीएमसी को। वो जो ऑफिसर अंदर तोड़ रहे थे उनको भी सर्व किया, और मेरे ऑफिस के बंदे को मैंने वहां भी भेजा बीएमसी ऑफिस में हार्ड कॉपी देने के लिए। बीएमसी हार्ड कॉपी लेने को तैयार ही नहीं थी। पाली हिल के आसपास के लोग दंग हैं। सबने कंगना का साथ दिया। सवाल उठे कि पूरी मुंबई में बीएमसी को यही अवैध निर्माण दिखा। माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना को सरकार में रहने का अधिकार अभी नहीं है। माफी मांगना चाहिए। इस तरह से उनका दादागिरी नहीं चलेगा। हमारे वजह से वो है। बॉम्बे किसी की बाप की नहीं है। संजय राउत आज तक पे आके माफी मांगे।
कंगना रनावत से आके माफी मांगे। 2.5 घंटे की तोड़फोड़ के बाद शिवसेना ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। संजय राउत ने इससे ऐसा पल्ला झाड़ा कि सुनने वाले हैरान रह जाएंगे। ये जो सवाल है, या एक तो मुंबई के जो बीएमसी के कमिश्नर है या मुंबई के मेयर है, उनसे पूछना चाहिए। वो वहां का जो कानून है बीएमसी का, उसके कंट्रोलर वो है, मैं नहीं हूँ। अगर मान भी लें कि कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण था, तो भी इसे तोड़ने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? क्या उन्हें सिर्फ 24 घंटे का वक्त देना सही है? क्या मुंबई में और तमाम अवैध निर्माणों पर ऐसे ही कार्रवाई होती है? क्या दूसरे मामलों में भी बीएमसी इतनी ही एक्टिव है? अगर नहीं है तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मौसमी सिंह के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। बीएमसी और कंगना रनौत की यह लड़ाई कल भी जारी रहने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम को समझ लीजिए। 8 सितंबर को बीएमसी ने कंगना के इस दफ्तर में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने 6 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब दे दिया। 9 सितंबर की सुबह बीएमसी ने कंगना के दफ्तर के बाहर एक और नोटिस चिपका दिया, यानी 24 घंटे के भीतर दूसरा नोटिस भेज दिया गया। इस नोटिस में कहा गया कि बीएमसी कंगना के जवाब से संतुष्ट नहीं है। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी बीएमसी से गुहार लगाते रहे कि उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस नोटिस को लेकर अपील की है, उसका फैसला आ जाने दीजिए। लेकिन बीएमसी ने एक नहीं सुनी, दफ्तर पर बुलडोजर और हथौड़े चलवा दिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी के इस एक्शन पर रोक लगाई, साथ ही सवाल भी पूछे। बीएमसी के अफसर दफ्तर में तब क्यों घुसे जब उस दफ्तर की मालकिन वहां मौजूद नहीं थी? बीएमसी कर्मचारियों ने कंगना के दफ्तर में प्रवेश किस आधार पर किया? बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी से हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को दोपहर 3 बजे यानी कि कल होगी। यहां यह समझ लेना भी जरूरी है कि बीएमसी ने किस आधार पर कंगना के दफ्तर में यह तोड़फोड़ की। बीएमसी का आरोप है कि कंगना के दफ्तर में टॉयलेट को ऑफिस केबिन में बदला गया था, स्टोर रूम को रसोई में बदला गया, नए शौचालयों को स्टोर के अंदर सीढ़ी के साथ बना दिया गया, ग्राउंड फ्लोर में पैंट्री का निर्माण किया गया, पहली मंजिल पर लकड़ी से पार्टीशन बनाकर एक कमरा बनाया गया, पहली मंजिल पर पूजा रूम में लकड़ी के पार्टीशन से अवैध मीटिंग रूम या केबिन बना लिया गया और पहली मंजिल पर ओपन चौक एरिया में टॉयलेट का अनधिकृत निर्माण किया गया। दूसरी मंजिल पर सामने के हिस्से में स्लैब का अनधिकृत आड़ा निर्माण किया गया। दूसरी मंजिल पर बंगला नंबर 5 और बंगला नंबर 4 के बेडरूम को दीवार गिराकर मिला लिया गया और दूसरी मंजिल पर बंगला नंबर 4 के टॉयलेट को हटाकर उसे बाकी काम के लिए इस्तेमाल किया गया। मेन एंट्रेंस गेट की स्थिति को भी बदला गया। ये सारे आरोप बीएमसी ने कंगना रनौत पर लगाए। तो कंगना से बदला तो ले लिया गया, लेकिन इसके बाद शिवसेना बैकफुट पर आई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि बीएमसी की कार्रवाई उन्हीं पर उल्टी भारी पड़ जाएगी। हाईकोर्ट ने भी इस कार्रवाई को जायज नहीं माना। जिस जल्दबाजी में बीएमसी ने एक्शन लिया, उसे कोई भी सही नहीं मान रहा। शिवसेना के नेता संजय राउत से हमने बात की। वो कंगना और शिवसेना की लड़ाई के सूत्रधार भी माने जाते हैं। देखो, इस सरकार ने जो एक्शन लिया है, मैंने भी टीवी पे देखा है। वो सरकार, देखो, सरकार है, बीएमसी है, एक अलग संस्था है। उसमें आप मुझे मत जोड़िए। सरकार को लगा होगा कोई इलीगल काम कहाँ हुआ है, तो सरकार की तरफ से काम किया होगा। तो क्या हो गया? शिवसेना कानून कंट्रोल नहीं करती ना। ये जो सवाल है, या एक तो मुंबई के जो बीएमसी के कमिश्नर है या मुंबई के मेयर है, उनसे पूछना चाहिए। वो वहां का जो कानून है बीएमसी का, उसके कंट्रोलर वो है, मैं नहीं हूं। देखिए, हर बात की जानकारी क्यों होनी चाहिए? अगर कोई कानून तोड़ने का काम करता है और उसके ऊपर कोई एक्शन लेती है कोई एजेंसी, तो हर बात की जानकारी होना जरूरी नहीं है। मुझे मालूम नहीं पवार साहब ने क्या बात की है। मैं दिन भर सामना में काम करते बैठा हूं। मैं भी आपके जैसा ही सब कुछ चैनल पर देख रहा हूं। क्या चल रहा है मुझे अभी पता चला है क्या चल रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो ये विषय जो है वो एक्ट्रेस का, वो खत्म हो गया। अब सरकार के पास पूरी जिम्मेदारी है। कल विधानसभा में उनके खिलाफ एक प्रस्ताव आया है। उसके बाद गृह मंत्री ने एक बात की है, हमारे स्पीकर साहब ने एक निर्देश दिए।
तो उसके बाद मैं उस ऊपर ज्यादा बात करना, टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अब जो बात है विधानसभा, कानून, सरकार देख लेगी। देखिए, अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट चला गया है और हाईकोर्ट ने मुझे लगता है कल तक बीएमसी को रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम दिया है। तो बीएमसी कल अपना रिप्लाई फाइल करेंगी। कोई बदले की भावना नहीं। देखिए, ये बदले की भावना वगैरह शब्द ठीक नहीं है। मुंबई में पूरे देश से लोग आकर रहते हैं। किसी के साथ शिवसेना ने बदले की भावना से काम किया बताइए? इतने लाखों लोग मुंबई में रहते हैं जो बाहर से आकर, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो। ये देखिए, ये पहली व्यक्ति है जो मुंबई को पाकिस्तान कहा। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि देखिए, कंगना रनावत जो कुछ बोल रहे उसके ऊपर गवाही दूंगा। हमारे लिए विषय खत्म हो गया। कुछ भी बोलने दो, अब सरकार देखेगी और न्यायालय देखेगा और पुलिस देखेगी। मेरा संबंध नहीं है। शिवसेना कभी भी कटघरे में खड़ी नहीं होती, आपको मालूम है। ये महाराष्ट्र और मुंबई की अस्मिता, प्राइड का सवाल था। सब लोग गुस्से में आज भी है। और जो महाराष्ट्र के प्राइड के साथ, स्वाभिमान, अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो 60-70 साल का इतिहास देखिए, महाराष्ट्र की जनता हमेशा गुस्से में आती है। लेकिन इस बार हमने सबको कहा है कि संयम रखिए, क्योंकि सरकार है, संयम रखना जरूरी होता है। मुंबई को पाकिस्तान कहेंगे और कुछ कहेंगे तो लोग तो गुस्से में आएंगे ना। हमारा उनके, अगर वो शब्द वापस मुंबई के बारे में तो क्या झगड़ा होता है? मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र जो बात आप करते हो, चाहे कोई भी हो, मैं क्या, आप ऐसे शहर जिसने आपको वोट दिया है, पैसा दिया है, घर दिया है, सब कुछ दिया है, ऐसे शहर की आप ये बात करना ठीक नहीं। तो संजय राउत कह रहे हैं कि मामला अब कोर्ट में है, अब इस मामले को कोर्ट ही देखेगा। कोर्ट में कंगना रनाउत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने जब अपनी बात रखी तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि बीएमसी के अफसर दफ्तर में तब क्यों गए जब दफ्तर की मालकिन वहां पर मौजूद नहीं थी। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि बीएमसी अधिकारियों ने कंगना के दफ्तर में किस आधार पर प्रवेश किया था। इसके अलावा कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार दोपहर 3 बजे यानी कल के लिए निर्धारित कर दी। बीएमसी के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया, क्योंकि आज बीएमसी ने किसी अवैध निर्माण के खिलाफ सबसे तेज गति से कार्रवाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वैसे बीएमसी के बुलडोजर की स्पीड देखकर लोग कह रहे हैं कि शिवसेना ने कंगना का सारा गुस्सा उनके दफ्तर पर उतार दिया। बीएमसी पर यह आरोप है कि उसकी यह तेजी सिलेक्टिव है, यानी जब और जिसके खिलाफ मन करता है तब बीएमसी सुपरफास्ट कार्रवाई करती है, लेकिन जब चीजों को नजरअंदाज करना होता है तो टाल मटोल का धारावाहिक चलता रहता है। कैमरा झूठ नहीं बोलता और कैमरे में बीएमसी की नाकामी बार बार, लगातार, हर साल किसी धारावाहिक की तरह दिखाई देती है। बीएमसी सड़क के गड्ढों से हार जाती है, जल भराव से हार जाती है, कमजोर इमारतें घुटनों पर बैठ जाती हैं और बीएमसी कुछ नहीं कर पाती, और अतिक्रमण की शिकायतों के पहाड़ पर बैठी बीएमसी कार्रवाई के नाम पर एकदम बर्फ की तरह ठंडी पड़ जाती है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। कंगना रनौत के अवैध निर्माण को गिराने में जिस बीएमसी को 24 घंटे से कम वक्त लगा है, उसकी हकीकत को समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। 1 जनवरी 2016 से 8 जुलाई 2019 के बीच बीएमसी को अवैध निर्माण के 52,154 शिकायतें मिली, लेकिन बीएमसी सिर्फ 4,166 शिकायतों पर ही एक्टिव हुआ। समझ सकते हैं कि बीएमसी अपनी मन मर्जी से ही एक्टिव होती है। 24 घंटे की मोहलत, 2 नोटिस, बीएमसी की गाड़ियां, 1 जेसीबी और 2 घंटे की कार्रवाई। बीएमसी की सक्रियता तो ठीक है, पर सवाल वही कि जो मुंबई
आदि अवैध निर्माण पर बनी है। ऐसे में बीएमसी को कंगना रनावत का दफ्तर इतना क्यों खटक रहा था कि वो 24 घंटे से ज्यादा इंतजार करने को भी तैयार नहीं थी। आखिर क्यों हर साल देश की सबसे बड़ी और धनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई को डूबने से नहीं बचा पाती? बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए मुंबई में 6 पंपिंग स्टेशन है, लेकिन ऐसा क्यों है कि पंपिंग स्टेशन जाम हो जाते हैं? इसमें किसकी नाकामी है? ड्रेनेज सिस्टम बनाना बीएमसी की जिम्मेदारी है। सूत्रों के मुताबिक उसके पास 62,000 करोड़ रुपयों का कैश रिजर्व भी है। हर साल 38,000 करोड़ रुपयों का सालाना बजट है, लेकिन इसके बावजूद शहर की सूरत आखिर बदलती क्यों नहीं? 10 साल में ही भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से मुंबई को करीब 14,000 करोड़ रुपयों की चपत लगी। ये आंकड़े 2005 से 2015 के बीच के हैं। नुकसान का अध्ययन करने के लिए अमेरिका की एक टॉप एजेंसी USTDA और अंतर्राष्ट्रीय फर्म KPMG को हायर किया गया था। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2015 के बीच बाढ़ के कारण मुंबई में करीब 3,000 लोगों की जान गई। जरा सी बारिश होते ही मुंबई में पानी भर जाता है, सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी चक्कर में जो मुंबई करों के निशाने पर हमेशा बीएमसी रही है और सवालों से घिरी हुई रहती है। बारिश हुई नहीं कि मुंबई की बदहाली के पोल गड्ढे भी खोलते हैं। जब बीएमसी के पास बजट की कोई कमी नहीं है, तो उसे ऐसी कौन सी चीज चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मुंबई में गड्ढे भरे जाएंगे? सड़कों के गड्ढे अब मुंबई करों के लिए आदत सी बन गई है। बीएमसी का ध्यान इस पर जाता ही नहीं। बीएमसी इसको ठीक ही नहीं करना चाहती। ये भी बात है कि सड़कों के गड्ढों की वजह से जो इतनी सारी मौत हुई है, क्या सरकार उससे पल्ला झाड़ रही है? मुंबई में लोगों को इस तरह की तकलीफों की आदत हो चुकी है। लोगों ने हालात सुधरने की उम्मीद भी छोड़ रखी है। चलाते समय गाड़ी इसे गड्ढे में जाने के बाद एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। इसके लिए बहुत डर लगता है गाड़ी चलाते वक्त। बहुत प्रॉब्लम होता है, उसमें गड्ढे में फंस जाता तो हमारे कमर में भी, शरीर में भी फर्क पड़ता है ना। कितना तकलीफ होता है, लेकिन किसको बोलेंगे? बीएमसी तो कुछ काम ही नहीं कर रही है। ऐसा दिक्कत तो बहुत आता है। अभी स्कूल बंद है करके ठीक है, स्कूल जाने के बाद इतना गर्दी रहता है तो पब्लिक को चलने को रास्ता नहीं है। पूरा फुटपाथ पूरा खराब है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो इसे समझने के लिए नासिक के KK वॉक पॉलिटेक्निक के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों ने एक रिसर्च किया। इसमें लिखे गए कुछ खास पॉइंट्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि मुंबई में जरा सी बरसात आफत कैसे बन जाती है। रिसर्च के मुताबिक मुंबई में जल निकासी का ज्यादातर हिस्सा अंग्रेजों के जमाने का है। आज के मुकाबले तब मुंबई की आबादी सिर्फ 10% थी। मुंबई में 50 से 60 साल पुराने ड्रेनेज पाइप हैं। इनमें सिर्फ 30% पाइप बदले गए हैं, यानी अभी बहुत काम बाकी है और ये काम किसी और का नहीं, बीएमसी को करना है। सौरभ अख्तानिया और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। तो कंगना रनौत ने मुंबई लौटने से पहले 2 बार अपना कोरोना टेस्ट कराया और मुंबई लौटकर वो सीधे अपने घर पहुंची, क्योंकि कंगना को डर था कहीं वो कोरोना संक्रमण का शिकार न हो जाए। लेकिन यह डर उन प्रदर्शनकारियों के मन में नहीं था जो कंगना का विरोध करने या फिर कंगना का समर्थन करने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर खड़े हुए। मुंबई एयरपोर्ट पर कंगना के विरोध में शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया, जबकि आरपीआई के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के समर्थन में जुट गए थे। और इन प्रदर्शनों के बीच कोरोना गाइडलाइंस की किस तरीके से धज्जियां उड़ी, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो भूल जाइए, किसी ने ठीक से मास्क तक नहीं लगाया। एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोगों की इस भीड़ को देखकर लगता है कि जैसे किसी को कोरोना की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंगना की फिक्र थी। और यह सब कुछ उस महाराष्ट्र में हुआ जहां कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप है। देश में कोरोना के 27% मामले अकेले महाराष्ट्र में दर्ज हो रहे हैं। वहां कोरोना के करीब 9,44,000 मामले अब तक हो चुके हैं। कोरोना से मौत का हर तीसरा केस महाराष्ट्र में है, जहां अब तक 27,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई शहर में कोरोना केसेस की संख्या बढ़कर 1,58,000 पहुंच चुकी है। मुंबई में रोजाना औसतन 1500 से 1900 के बीच, यानी 1,500 से 1,900 के बीच नए मामले सामने आ रहे हैं।
मुंबई में इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 7,942 हो चुकी है। ऐसे वक्त में जब कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर की तैयारियां करने की जरूरत है, तब महाराष्ट्र सरकार का पूरा फोकस कोरोना से लड़ने के बजाय कंगना से लड़ने पर है। आज उद्धव सरकार ना तो कंगना रनौत को मुंबई आने से रोक पाई और ना ही प्रदर्शनकारियों को एयरपोर्ट पहुंचने से। ये उस महाराष्ट्र की तस्वीर है जो कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा ग्रस्त है। ये उस मुंबई की तस्वीर है जहां रोजाना 2000 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए और समझ जाइए कि महाराष्ट्र सरकार का पूरा फोकस किस तरफ है, मुंबई से कंगना को भगाने पर या कोरोना पर। हाथों में पोस्टर लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं, जुबान पर नारे हैं लेकिन कोरोना का खौफ नहीं, जोश हाई है लेकिन कोरोना का होश नहीं। आप इन्हें कोरोना वॉरियर्स तो नहीं लेकिन कंगना वॉरियर्स जरूर कह सकते हैं, जो अपनी जान पर खेलकर भारी मात्रा में मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इस संदेश के साथ कि कंगना से लड़ना जरूरी है, कोरोना से नहीं। कि अभी मुंबई पाकिस्तान है ना, तो अभी उसने पाकिस्तान में जाना चाहिए ना था कि मुंबई में रहना चाहिए। हम लोग की मुंबई है, हमारे बाबा साहब ने मुंबई को बनाया है, उसने मुंबई उसको ना पाकिस्तान कैसे बोले, वो उधर है तो उधर की उधर ही जाना चाहिए। वो डरती है इसीलिए वो भाग गई है। हम लोग उसका निषेध कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ खड़े हैं और वैसे ही खड़े रहेंगे जब तक हमको न्याय मिलेगा तब तक। कंगना रनौत एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो दोनों तरफ आरपीआई और करणी सेना के कार्यकर्ता कंगना के सपोर्ट में एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे और दूसरी तरफ शिवसेना के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता काला झंडा लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। दोनों ही तरफ के लोगों में कोरोना का कोई खौफ नहीं था। कंगना जी के रक्षा के लिए 50 गाड़ियों के साथ राष्ट्रपति करणी सेना का काफिला आएगा। वो 50 नहीं, आज 200 गाड़ियों का काफिला है लॉकडाउन के बावजूद। इससे नहीं, कोई भी अगर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हमारे लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यानी चाहे कंगना के समर्थक हों या उनके विरोधी, दोनों की कर्तव्य निष्ठा कमाल की निकली। हम दावे से कह सकते हैं कि इनमें से एक भी आम इंसान नहीं है। आम इंसान तो कोरोना से इतना डर कर बैठा है कि घर से निकलते हुए भी 10 बार सोचता है, लेकिन इन लोगों ने प्रदर्शन में शामिल होने से पहले एक बार भी कोरोना का डर अपने मन में नहीं आने दिया। इन्हें तो बस कंगना की फिक्र सता रही थी। शिवसैनिक भारी तादाद में कंगना रनौत का विरोध करने के लिए आए थे, लेकिन कंगना रनौत निकल चुकी हैं, वो दूसरे रास्ते से जा चुकी हैं। यहाँ पर ये लोग थे। सर, आप लोग क्यों आए थे? क्यों आए थे? कंगना रनौत। और ये सारे लोग यूनिफॉर्म में हैं, लेकिन शिवसेना खुद को बताते हैं। आप लोग कहाँ काम करती हैं? कहाँ काम करती हैं? हम लोग बीवीजी में काम करते हैं। आप लोग शिवसैनिक हैं? हाँ। क्यों विरोध करने आई थी? हम लोग को ये कंगना रनौत ये बोली ना, बाकी क्या बोले कंगना रनौत? क्या बोले कंगना रनौत? बोलिए मुंबई खराब है, पाकिस्तान बोलिए मुंबई को। पाकिस्तान बोले इसलिए? हाँ। तो अभी तो वो मिले नहीं, दूसरे रास्ते निकल गई। आप सोचिए, ये मजाक नहीं तो क्या है, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं तो क्या है। जब शादी में 50 से ज्यादा मेहमान इकट्ठा नहीं हो सकते, जब अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, तब कंगना के विरोध या समर्थन करने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो गए। आखिर कहां गई सरकार की सख्ती? जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के समर्थक सैकड़ों की तादाद में मुंबई एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के समर्थन में पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी शिवसेना के कार्यकर्ता कंगना रनौत के विरोध में पहुंचे।
लेकिन दोनों में अगर कुछ समान था तो वो यह था कि किसी को भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और सब ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। वैसे तो सरकारों को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई उन्हें उनका काम समझाए, लेकिन फिर भी हमारा सुझाव है कि सरकार चाहे तो इन सभी प्रदर्शनकारियों पर महामारी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार चाहे तो इन प्रदर्शनकारियों पर मास्क न पहनने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार चाहे तो प्रदर्शन में शामिल इन सभी लोगों को क्वारंटीन किया जा सकता है। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन होगा तभी अगर उद्धव सरकार चाहे तो। और सरकार ऐसा चाहेगी, इसमें भी संदेह है। संदेह की वजह भी है। अब देखिए ना, हाईकोर्ट का आदेश है कि जब तक कोरोना का संकट चल रहा है तब तक मुंबई में किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलवा दिया ना। बीएमसी खड्डा तो भर नहीं सकती, घर तोड़ने क्या जा रही है। माफी मांगी जो शिवसेना को सरकार में रहने का अधिकार अभी नहीं है। माफी मांगना चाहिए। इस तरह से उनका दादागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो जब उद्धव सरकार ही कंगना को कोरोना से ज्यादा सीरियसली ले रही है तो इन प्रदर्शनकारियों का क्या कसूर। वैसे इन सबके बीच मुंबई पुलिस की भूमिका को भी मत भूलिए, जिसने कोरोना संकट के इस खतरनाक दौर में भी प्रदर्शनकारियों को खुली छूट देकर अपनी कोरोना वॉरियर्स वाली पदवी की शान में चांद सितारे जड़ दिए हैं। मुंबई से चित्रा त्रिपाठी और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और चलते चलते एक अहम खबर आपको और बता दें, कोरोना से चल रही लड़ाई में वैक्सीन की उम्मीदों को आज झटका लग गया, क्योंकि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल को ब्रिटेन में रोक देना पड़ा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को बना रही एस्ट्राजेनेका को तीसरे चरण का यह ट्रायल इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि ट्रायल में शामिल एक वॉलंटियर की तबीयत बिगड़ गई। एस्ट्राजेनेका ने अपने बयान में कहा कि प्रतिकूल प्रभाव के बारे में और इसके उभरने के समय की जानकारी अभी नहीं मिल पाई, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस वैक्सीन पर डब्ल्यूएचओ ने सबसे ज्यादा उम्मीद जताई थी। वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 का सफल ट्रायल हो चुका है। फेज 3 के ट्रायल में ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका में 30,000 लोगों ने हिस्सा लिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन के ट्रायल पर ब्रिटेन में रोक लगने के बावजूद विशेषज्ञ बहुत ज्यादा निराश नहीं है, क्योंकि वैक्सीन बनाने के फेज 3 के ट्रायल में सामान्य तौर पर कई वर्ष लग जाते हैं। अमेरिका के मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा है कि क्लिनिकल ट्रायल में यह सेफ्टी वॉल्व है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हुआ, लेकिन यह कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला ने कहा है कि ब्रिटेन के ट्रायल पर वो कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन भारत में ट्रायल जारी है। हालांकि ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल रुकने के बाद अमेरिका और यूरोप के 9 बड़े वैक्सीन डेवलपर्स ने कहा कि भले ही इस वक्त वैक्सीन की तुरंत जरूरत हो, लेकिन वो सुरक्षा मानकों को बरकरार रखेंगे और जल्दबाजी में वैक्सीन को बाजार में नहीं उतारेंगे। इन कंपनियों में खुद एस्ट्राजेनेका के अलावा फाइजर, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जॉनसन एंड जॉनसन, मर्क एंड कंपनी, मॉडर्ना, नोवावैक्स, सनोफी और बायोएनटेक शामिल हैं। इनका प्रण है कि जो भी वैक्सीन बाजार में आएगी उसे पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। तो खबरदार में फिलहाल के लिए